का हमारा आज जो न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक नया चैप्टर है। इसका नाम है वेव्स। इससे पिछला चैप्टर है ऑसिलेशन के हवाले से, लेकिन सिलेबस को अगर आप ब्रीफली देख ले तो उसमें ऑसिलेशन का बाकायदा जो है वो चैप्टर नहीं है। इसलिए हम उस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सिलेबस को देखेंगे, पीएमसी के सिलेबस को, तो उसमें इस तरह से है कि उन्होंने वेव्स के चैप्टर के एंड पर जो टॉपिक्स हैं वो तमाम के तमाम उसमें कुछ टॉपिक्स उन्होंने ऑसिलेशन से लिए हुए हैं। यानी इस चैप्टर को आप ऐसा ही तस्वुर करें जैसे दो पार्ट्स में हम तकसीम करें। एक वो पार्ट है जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑसिलेशन का, और एक बज़ाते ख़ुद वेव्स का पार्ट है। ऑसिलेशन वाला पार्ट बहुत स्मॉल है, हम पहले उसी को पढ़ते हैं ताकि वो हमारा तसलसल ना टूट जाए। अगरचे वो सिलेबस के एंड पर है, यानी इस चैप्टर के जो सिलेबस से जो आउटलाइंस है उसके एंड्स पर हैं, लेकिन फिर भी हम इसको स्टार्ट में पढ़ेंगे ताकि वो एक तसलसल जो है वो ब्रेक ना हो जाए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं ऑसिलेशन के हवाले से। हमारा सबसे पहला लेक्चर है, चलिए मैं पहले आउटलाइंस करवा दूँ सारा, फिर स्टार्ट ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आउटलाइंस में हमारे पास यहाँ पर टॉपिक्स जो हैं बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑसिलेशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, या आसान अल्फाज में कहूँ एसएचएम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हम एसएचएम को पढ़ेंगे और साथ में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि हाउ टू कैरेक्टराइज द एसएचएम, कि हम एसएचएम को कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं। आपके बुक ने बाकायदा एक लफ्ज़ लिखा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम इसी टॉपिक में आ जाता है जिसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ आ रही हैं? फिर आपके जो सिलेबस है उसके अंदर ये भी लिखा है कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये तमाम के तमाम जो टॉपिक्स है वो सारे के सारे किस चीज़ में आ जाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। गोया मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 8 वेव्स में सिर्फ ये एक टॉपिक है जिसे कहते हैं एसएचएम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 7 का ऑसिलेशन वाले का ये एक टॉपिक है। बाकायदा यहाँ पर हम सिंपल पेंडुलम को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे जो इसके एग्जांपल्स हैं, और मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन जो इसके एग्जांपल्स है, डिटेल से नहीं पढ़ना है। इसी तरह से एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम वो भी यहाँ पर जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से डैम्प्ड ऑसिलेशंस के जो टाइप्स वगैरह आते हैं, डीएचओ के जो टाइप्स थे, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, तो अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, ये तमाम के तमाम टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो चैप्टर 7 में थे, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। लेकिन फिर भी हम चूँकि फर्स्ट ईयर के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो रिवाइज़ करना चाहे तो बिल्कुल रिवाइज़ कर सकता है, इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन चूँकि हम सिलेबस के मुताबिक अपने कोर्स को कवर कर रहे हैं तो इसलिए हम इन टॉपिक को यहाँ पर हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो लिहाजा हम इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे टॉपिक्स का। इसके बाद हमारे पास वेव्स में हमारे पास वेव्स का जो पार्ट है, सबसे पहले होंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स में मुख्तलिफ इसके टाइप्स हैं। जिस तरह से हम सबसे पहले वेव्स को 3 तरह के टाइप्स में कैरेक्टराइज करेंगे। जिस तरह से आपके पास है मैकेनिकल वेव्स, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसी के साथ मीटर वेव्स हैं। फिर मैकेनिकल वेव्स के अपने टाइप्स हैं, जिस तरह से शॉक वेव्स हैं, जिस तरह से आपके पास प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स फिर 2 टाइप्स के होते हैं, जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जिस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो ये टाइप्स वगैरह हम वेव्स के साथ में पढ़ेंगे। और इसके बाद होंगे वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस तरह से उसके टाइम पीरियड किस तरह से होती हैं, उसकी फॉर्म कैसे होती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो ये सारे के सारे वेव की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम स्टडी करेंगे। और एक होगा कैरेक्टरिस्टिक वेव इक्वेशन। वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वी इक्वल्स टू एफ लेम्डा, उसको हमने यहाँ पर स्टडी करना है और उस पर प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने हैं। तो मतलब ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं बस ये एक टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। और फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हमने स्टडी करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो वो नाम मैं बाकायदा नहीं लिख रहा हूँ, आप सिलेबस को उठा कर देख लें, वो सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं है। इसके बाद हमारे पास, अगर आप लोग को याद हो, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, याद है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है फिज़िक्स में, इसका बहुत
बड़ा रोल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को जब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो इसके 3 फेनोमेनास होते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं बीट्स का, दूसरे को हम नाम देते हैं इंटरफेरेंस का, बिल्कुल, और थर्ड वन को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टेशनरी वेव्स का। भूल गए नाले को, कैसे पेपर्स दे हुए हैं, हाँ खैर दे नहीं पेपर्स, कोरोना की बरकत से पास हो गए हो। तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास क्या है, ये 3 फेनोमेनाज हैं। कौन कौन से हैं? बीट्स, इंटरफेरेंस, स्टेशनरी वेव्स। हमारा जो मेन फोकस जिस चीज़ पर होगा आपके सिलेबस में जो इंक्लूड है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेशनरी वेव्स हैं। इंटरफेरेंस को भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस का टॉपिक कोई ऐसे टॉपिक नहीं है, उसको हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस स्टेशनरी वेव्स पर है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा यहाँ से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक होगा। तो स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, उनके फार्मूलाज कैसे होते हैं, नोड वगैरह कैसे बनते हैं, एंटी नोड्स कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, उनके दरमियान फासले कैसे होते हैं। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है हम यहाँ पर बड़े इंशाल्लाह संगीन और रंगीन हालात को देखते हुए हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सही भाई, इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो ये आपके पास होगा, यानी मैंने अभी क्या कहा कि स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चले मैं इंटरफेरेंस भी साथ में इंक्लूड करूँ, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स और इस तरह से स्टेशनरी वेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको याद था मैं आपको फर्स्ट ईयर में भी कहा करता था कि भाई स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई ये एग्ज़ाम के अंदर आएगा, इसके बाकायदा केसेस होंगे और ये फिर आपने लाजमी करना है, वो चाहे इस तरीके से हो या चाहे इस तरीके से हो। लेकिन अभी बदकिस्मती ये कि आप एग्ज़ाम नहीं दे चुके हैं। मेरी वो बातें आपको हकीकत लगी या नहीं लगी ये तो एग्ज़ाम से पता चल जाता, लेकिन अब एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, आप लोग मुफ्त में पास हो गए हों। खैर, तो ये तो अभी पता चलेगा एंट्री टेस्ट में कि इसमें आप लोग कैसे करते हैं इंशाल्लाह। तो ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। स्टेशनरी वेव्स के टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे साउंड वेव्स। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे भाई? साउंड वेव्स हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। साउंड वेव्स का टॉपिक बहुत सिंपल है, बस इसमें 5, 6, 7, 8, 9 जो है वो पॉइंट्स वगैरह हैं, मतलब एक टॉपिक के तौर पे हैं। जिस तरह से भाई हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स अवामिल हैं जिससे साउंड इफ़ेक्ट हो जाता है, मतलब डेंसिटी के वेरी करने से साउंड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर, हीट वगैरह, मतलब ये तमाम के तमाम चीज़ें वेरी करने से स्पीड ऑफ साउंड पे किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है, गैसेस के अंदर, सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स, मुख्तलिफ जो मीडियाई हैं उसके अंदर साउंड जो है वो कैसे ट्रेवल करता है, कहाँ पर स्पीड कम ज़्यादा, ये तमाम के तमाम चीज़ें हम कहाँ पर पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है अगर आप लोग को याद हो स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर हमने एक लेक्चर पढ़ा था, उसमें 2 टॉपिक्स थे, एक लेप्लास करेक्शन था और एक न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड था। पहले हमने न्यूटन्स फार्मूला पढ़ा था, फिर वहाँ से आई थिंक 281 मीटर पर सेकेंड उसकी वैल्यू आई थी स्पीड ऑफ साउंड की। फिर हमने कहा कि भाई दिस वैल्यू डज नॉट मैच विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, सो दैट इज़ वाई लेप्लास करेक्टेड द न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, एंड आई थिंक उसका जो आया था वो 333 मीटर पर सेकंड था और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मेरे ख्याल में 334 मीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ साउंड का। ये बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? आसान अल्फाज, बहुत ज़्यादा आसान अल्फाज हैं। तो इस टॉपिक को भी हमने यहाँ पर पढ़ना है। ये सारी चीज़ें बताने की अभी ये ज़रूरत है ताकि आप घर में जाए 5, 6, 7 दफ़ा जो है वो बुक पढ़ें और फिर आके लेक्चर को अटेंड करें तो आपको लेक्चर समझ आ जाए। सही भाई, फिर घर में जाके 2-3 बार फिर पढ़ें तो फिर आपको जो है वो हिफ्स हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास साउंड का टॉपिक। फिर लास्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह हमारा, बस फिर चैप्टर ख़त्म होगा, दैट इज़ कॉल्ड द डॉपलर्स इफेक्ट। उसे हम क्या नाम देते हैं? डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट का टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको याद है इस टॉपिक का भी मैंने फर्स्ट ईयर में कहा था कि भाई इसके 4 केसेस, ये 2 मॉर्निंग में आएंगे, 2 इवनिंग में इसके जो है वो क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो मॉर्निंग इवनिंग तो ख़त्म हो गया था। तो डॉपलर्स इफेक्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा। इसके 4 केसेस हैं, सोर्स इन मोशन, ऑब्जर्वर इन मोशन। सोर्स इन मोशन में टूवर्ड्स और अवे हैं, ऑब्जर्वर में भी टूवर्ड्स और अवे हैं। ये 4 केसेस इसको ख़त्म करना है। मेन चीज़ ये नहीं है कि हमने इन टॉपिक को पढ़ना है, मेन चीज़ ये है कि हमने इनको अप्लाई करने का तरीका सीखना है, टेक्निक सीखनी है। पढ़ तो हम पहले से चुके हैं, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरी ज़रूरत है कि मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। असल चीज़ हमारे क्या होती है कि हम इसको अप्लाई करने का तरीका सीखें, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी एप्लीकेशन सीखनी है। अप्लाई करने का मतलब है कि वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन दीज टॉपिक्स एंड वी हैव टू डेवलप द स्किल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज़ योर फेवरेट। और वही तो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है फिज़िक्स में। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसी वजह से जब आप बोर हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स आप जो है वो फिज़िक्स के उठाते हैं। चले खैर,
आज हमने किन किन लेक्चर्स को कवर करना है? देखिए भाई सर, ये बहुत ज़्यादा इतनी टॉपिक्स नहीं, यहाँ तक आज हमने इंशाल्लाह कवर करना है। इंशाल्लाह आप लोगों ने साथ दिया तो यहाँ तक हमारा आज के लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी ये 3 टॉपिक्स रह गए, इसको तसल्ली के साथ पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी करके भी पढ़ेंगे। तो स्टेशनरी वेव, साउंड वेव्स और डॉप्लर्स इफेक्ट, ये 2-3-4 दिन में जो है वो हो जाएगा, या 1-2 दिन में हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आप लोग के ऊपर और प्रॉब्लम्स के ऊपर, किस तरह प्रॉब्लम्स आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट द SHM। लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द वाइब्रेटरी मोशन। चलिए आप लोग ये बताएं, मैं नाम दे रहा हूँ SHM, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। माय फर्स्ट पॉइंट इज़ कि SHM से पहले हम थोड़ी सी उसकी बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करें। वाइब्रेटरी मोशन के बारे में आप लोग जानते हैं, द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजिशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक ऑसिलेशन। याद है कि नहीं है? इसको आप लोगों ने अभी तो याद है सबको। तो टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो यहाँ से एक लफ्ज़ है कि टू एंड फ्रो मोशन, आपके पास मतलब पॉइंट के तौर पे हम लिख रहे हैं टू एंड फ्रो मोशन। ये कौन सा मोशन कहलाता है? दिस इज़ द वाइब्रेटरी मोशन। ये आपके पास कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज़ नोन एज द वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन भी इसे कहा जाता है। अब SHM क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसको ज़रा देख लें। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है। कौन सी स्पेशल टाइप है उसको ज़रा देखें। SHM is a special type of what? A special type of vibratory motion। ये वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है। कौन सी स्पेशल टाइप? इसको स्पेशल क्यों कहा, इसको ज़रा देखते हैं। तो 2 वजूहात है जिसकी बुनियाद पे इसको स्पेशल टाइप कहा जाता है। नंबर 1, द एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होना चाहिए किस चीज़ के? डिस्प्लेसमेंट के। जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? गुड, शाबाश। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, यहाँ पे जो हम बात करें किस बॉडी की बात करें? ऑसिलेटिंग बॉडी, जो ऑसिलेट करे, जो टू एंड फ्रो मोशन कर रही हैं। ये चूंकि ये बात यहाँ पे लिखी है, वाइब्रेटरी मोशन की बात हो रही है। सो मैं कह रहा था द एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। वो किस चीज़ की प्रोपोर्शनल होती है? डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट मसला ये है कि चूँकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? तो उसके लिए दूसरा पॉइंट ये है कि x या a इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगता है। तो जिस जानिब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स की डायरेक्शन होती है, उसी जानिब किसकी डायरेक्शन होती है? मीन पोजीशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। इसी वजह से यहाँ पे एक साइन लगाते हैं विच इज़ नोन एज द नेगेटिव साइन। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या रीस्टोरिंग फोर्स। अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने बाकायदा यहाँ पे रिवाइज भी किया था। ये देखिए, ये सिंपल पेंडुलम है। जब आप इसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे, यहाँ से जब आप इसको रिलीज़ करते हैं, तो रिलीज़ करने के बाद ये ऐसे नहीं जाता है, बल्कि कहाँ पर आ जाता है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन कहलाता है, ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। तो वो मीन पोजीशन की तरफ आता था, लेकिन मीन पोजीशन पर आकर वो रुक नहीं जाता था। ड्यू टू इनर्शिया वो अपने मोशन को क्या करता था? कंटिन्यू करता था अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो फिर ये यहाँ तक आता था, लेकिन जब यहाँ तक आता था तो यहाँ पर भी नहीं रुक जाता था, फिर वापस रीस्टोर होता किसकी तरफ? मीन। तो कौन रीस्टोर करवाता मीन पोजीशन की तरफ? रीस्टोरिंग फोर्स होता। अब चूंकि वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स
मीन पोजीशन। इसमें कोई सवाल तो नहीं है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं। सो दैट इज़ वाई वी से दैट SHM इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें ये दो कंडीशंस क्या हो, सेटिस्फाइड हो। यहाँ तक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल ज़रा मैं दे दूँ, आपको याद है लेकिन चले फिर मैं फिर भी दे रहा हूँ। एग्जांपल ज़रा बताएं, बल्कि यहाँ से ऐसे करें जी। इसकी एग्जांपल्स खूबसूरत एग्जांपल्स। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल फिज़िक्स में मास अटैच्ड स्प्रिंग है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मास अटैच्ड स्प्रिंग, फिर सिंपल पेंडुलम और मोशन ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसका जो प्रोजेक्शन बनता है, दैट प्रोजेक्शन इज परफॉर्मिंग द SHM। वो भी किस चीज़ को परफॉर्म करता है? SHM को। फर्स्ट ईयर के अंदर बाकायदा डिटेल से हम इस चीज़ को मैथमेटिकली, थियोरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली हर तरीके से प्रूफ कर चुके थे, बट दैट वाज फर्स्ट ईयर। ये बात समझ आ गई? तो खैर, तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो आप लोग कह रहे हो, इसमें क्या है, मास अटैच्ड स्प्रिंग। मैं ऐसे लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगा ना, मास अटैच टू अ स्प्रिंग। क्लियर है क्या नहीं है? और बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल अभी आप लोगों ने दिया, सिंपल पेंडुलम और मोशन ऑफ प्रोजेक्शन वाला, फिर थोड़ा सा खुद देखिए, वो यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। of SHM। ये हमारा अभी का लेक्चर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आपके सिलेबस वाले ने इसको अलग एक टॉपिक के तौर पे लिखा हुआ है। वो लिखा है डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट या एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रही कि नहीं यार? तो हम भी सबसे पहले उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। सो ओवर फर्स्ट पॉइंट इज, क्या चीज़ होगा भाई? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी इसे कहा जाता है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, इसका दूसरा नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि द डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दैट बॉडी विच परफॉर्म्स द SHM। उस बॉडी का जो क्या चीज़ परफॉर्म करती हो? SHM परफॉर्म करती हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो और वाइब्रेटरी मोशन हो। ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आपको क्लियर हैं। अब इस डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने के लिए हम सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे मोशन ऑफ प्रोजेक्शन वाला। मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, बाकायदा प्रूफ भी करवा रहा हूँ, लेकिन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी ज़रूरत है भी। समझ आ गई बात कि नहीं? चलें, आपके पास ये देख रहे हैं, ये इसको छोड़िए, यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम मसला बनेगा। अच्छा बताइए क्या है? चले, ये कंसिडर करते कि एक सर्कल है। लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसको C से डिनोट करो, O से डिनोट करो, आपकी मर्जी है। एक पार्टिकल है, लेट्स से पॉइंट A पर। किस पॉइंट पर? पॉइंट A पर। द पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन। पार्टिकल किसको स्टार्ट करता है? मोशन को। स्टार्ट किया मोशन, यहाँ तक आ गया। लेट्स से ये वाला पॉइंट सही, चले ये सही है, B पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट सही है, ज़बरदस्त है। इस पॉइंट तक आ गया। इस पॉइंट को हमने क्या चीज़ नाम दिया? B पॉइंट का। सो पार्टिकल स्टार्टेड इट्स मोशन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन A एंड एंड्स अप इट्स जर्नी विद एट पॉइंट B। उसने अपने जो सफ़र का जो इख्तिताम है वो किस पॉइंट पर किया? B पर किया। लेकिन अभी जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये सर्कुलर मोशन है कि नहीं है? चैप्टर नंबर 5 वाली, कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो इसे कर्व्ड पाथ में आ गया, उससे ये वाला फासला कवर किया, ये वाला।
इसको आप लोगों ने बाकायदा इसको नाम भी दिया था एस का, सरकमफेरेंस आर्क लेंथ का नाम दिया था, याद है कि नहीं है? लेकिन ये सर्कुलर मोशन तब है जब आप इसको ऐसे सामने से देख रहे हो, इस तरह से। समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? जब आप इसको बिल्कुल यहाँ से फ्रंट से देख रहे हैं तो ये आपको सर्कुलर नजर आ रहा है। लेकिन जब आप इसी पार्टिकल का मोशन यहाँ से देखेंगे साइड से, तो फिर वो आपको सर्कुलर नजर नहीं आएगा, तब वो आपको ऐसे नजर आएगा, टू एंड फ्रो मोशन की तरह नजर आएगा। अगर अभी आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं आपको फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल इसके दे चुका था, लेकिन चलो फिर इसको समझ लो। ये वाला मार्कर है, मैं इसको सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हूँ, आप लोग प्रोजेक्शन को देखो, मार्कर को नहीं देखो। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? प्रोजेक्शन देखिए, प्रोजेक्शन ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, देख रहे कि नहीं देख रहे? मैं मार्कर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन प्रोजेक्शन देखें अलोंग एक्स एक्सिस इस तरह से क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात हो रही है। लेकिन जो वर्टिकल सर्कल होगा तो लाजमी सी बातें फिर देखें ऊपर और नीचे होता जा रहा है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इस वजह से मैंने ये वाली जो मिसाल दी कि अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको ऐसे नजर आएगा कि भाई ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। लेकिन जब आप इसको साइड से देखते हैं तो ये कौन सा मोशन होता है, ये बिल्कुल आपको एक टू एंड फ्रो मोशन नजर आता है। इसी वजह से फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक था, अगर आपको याद हो, सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम, या एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन, कि आप उसमें जो है वो रिजेम्बलेंस पढ़ते थे कि किस तरह से सर्कुलर मोशन और एसएचएम आपस में रिलेटेड है। ये मोशन ऑफ प्रोजेक्शन का टॉपिक क्या शो करता था? वो तो यही शो करता था कि बॉडी का मोशन तो सर्कुलर है, मतलब वो मूव तो द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, बट इट्स मोशन इज एसएचएम, लेकिन उसका मोशन क्या होता है, एसएचएम। सो दैट इज व्हाई एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो ये वहाँ से टॉपिक जो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का, ये बिल्कुल इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो खैर आपको जब आप इसको साइड से देखेंगे ऐसे आपको नजर आएगा कि ये ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ तक किसने मूव किया, ऐसे आपको नजर आएगा जिस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव किया था। ये पॉइंट समझ है कि नहीं? यानी ये यहाँ पर था, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये वाली पोजीशन मीन पोजीशन कहलाती है, ऊपर वाली पोजीशन क्या कहलाती है, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। इसमें कोई सवाल? अब जरा हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, कोई मसला तो इसमें नहीं है भाई, क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे जो आपके पास एंगल बनता है इसको कहते हैं थीटा, और ये बराबर होता है किस चीज़ के, ओमेगा टी के बराबर होता है। ओमेगा टी से तो इशू नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये ओमेगा का फार्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। टी को इधर शिफ्ट करो, ओमेगा टी आएगा, देखो ओमेगा टी इक्वल्स टू थीटा। सही है भाई? अच्छा, चूंकि हमारा काम इसके साथ नहीं है, हमारा काम इस वाले मोशन के साथ है, तो हमने इस वाले एंगल को कंसिडर किया। ये दिस इज थीटा फॉर अस, ये हमारे लिए क्या है, थीटा है। पार्टिकल ने इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो फासला कवर किया है, इसको मैंने डिनोट किया किस चीज़ से, एक्स से। यहाँ तक की सवाल क्लियर है ना? कोई मसला तो नहीं है? यानी देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक फासला एक्स है। सर्कल का सबसे मैक्सिमम फासला क्या होता है? वेरी गुड, रेडियस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सर्कल, यानी उससे ज़्यादा जो है वो फासला नहीं हो सकता है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे ये वाला जो आपके पास है, ये रेडियस है कि नहीं है, ये वाला है रेडियस, इसको हमने डिनोट किया था आर से, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिनोट कर रहे हैं एक्स, इसके नीचे लगा रहे हैं नॉट, ओ लगा रहे या ज़ीरो लगा रहे हैं। फिज़िक्स में उमूमन जब ये आए, इसको ये यूज़ होता है एक्स मैक्स की जगह, मैक्सिमम की जगह पे ये चीज़ इस्तेमाल होता है। तो चूंकि मैंने कहा कि रेडियस इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ वाई आई डिनोटेड या आई रिप्लेस्ड आर बाई एक्स नॉट। मैंने आर को किस चीज़ से रिप्लेस किया, एक्स नॉट से रिप्लेस किया। इसमें कोई इशू तो नहीं है। ये मैं क्यों ऐसे नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इन चैप्टर्स में आप नोटेशन ऐसे ही इस्तेमाल करने।
कोई इशू तो नहीं इसमें। अब ज़रा इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अलग करके बना रहा हूँ ताकि आप लोग फिर परेशान ना हो जाए। उसी डायग्राम को मैं चले इधर बना लेता हूँ, आप लोग और भी खुश हो जाएंगे। ये एक्सट्रीम यहाँ से लेके यहाँ तक फासला x है, फिर ये डिस्टेंस ऐसे गया हुआ है, ऐसा ही है ना। छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो फिर आप लोग बताया करें। ये वाला फासला x0 है। बताएं मुझे दो साइड्स गिवन है, एक ही थीटा का सामने वाला जिसे हम लोग नाम देते हैं परपेंडिकुलर का, समझ आ रहे कि नहीं आ रहे। एक ये 90 डिग्री का एंगल बना है, 90 के सामने वाले को क्या नाम देते हैं? हाइपो का नाम देते हैं। नाम भी गलत रखते हो नाले को, समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो अब आप लोग मुझे बताएं, मुझे ये दो साइड्स गिवन है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करूं? इन दो साइड्स को किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कनेक्ट करूं जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और जिसमें हाइपोटेन्यूस भी हो? साइन है सिर्फ। कॉस में बेस होता है, टेंजेंट में बेस होता है, लेकिन साइन में बेस नहीं होता। So that is why we have to use the sine trigonometric ratio in order to relate these bases. इन bases को क्या करने के लिए? रिलेट करने के लिए। तो इस डायग्राम से हम ये चीज़ वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट मेरा स्टूडेंट्स? चले हाँ, ये चीज़ लाजमी आप लोगों को लिखना है ना जी। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ, इधर ना लाएं, ये एक्स है बस टीचर ने कहा ये है जी सर, ये है जी सर, ये है। थोड़ा देखा भी करो टीचर क्या मज़ीद भी क्या कह रहा है, सही भी कह रहा है कि गलत कह रहा है। इतना ज़्यादा उस्ताज़ों पे भरोसा ना करें। x डिवाइडेड बाई क्या है? x0 है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। ये बात समझ आ गई? तो उस फार्मूले को ज़रा मैं लिखता हूँ। हमारे पास है साइन थीटा इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई, सॉरी ऐसा ही है मेरे ख्याल में।